Hello and welcome everyone to the very beautiful channel that is named as Crystal All Studies. So let's welcome to all of my students on this very beautiful lecture of chemistry जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मेटालिक बॉन्डिंग और वीक केमिकल फोर्सेस के कुछ क्वेश्चंस। सो रेडी रहें और इन क्वेश्चंस के लिए अपने साथ अपना नॉलेज और अपने नोट्स ज़रूर साथ लेकर बैठे। और मैं डेफिनेटली आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप एनसीईआरटी अपने साथ रखें और इन क्वेश्चंस को उससे रिलेट करते चलें तो आपके लिए डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बेटा कोई भी अच्छी से अच्छी कोचिंग संस्थान ऑनलाइन चैनल्स अगर एनसीईआरटी को फॉलो करके आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और आप खुद भी अपनी स्टडीज़ एनसीईआरटी से ज़रूर करिएगा क्योंकि वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपके बेसिक नॉलेज क्लियर होगी और आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में तोड़ पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अपना लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो मेटालिक बॉन्डिंग और वीक केमिकल फोर्सेस से जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग में सबसे प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। अगर कोई भी एक मेटल है तो मेटल जाना कैसे जाए, हु इज अ मेटल हु कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और पॉजिटिव आयन बना ले। पर जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, खासकर कि मेटल की जब हम बात करें तो मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो वो बना लेते हैं कर्नेल्स। क्या बनाते हैं वो? कर्नेल्स। और ध्यान से समझिएगा जरा, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन इनसे दूर नहीं जा पाता क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, वो नेगेटिव है। ये कैसे हैं खुद, ये पॉजिटिव है। ये ढेर सारे कर्नेल्स मैंने यहाँ पर बना दिए जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रखा है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रखा है। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एज अ ग्लू का काम करते हैं, दे एज अ ग्लू का काम करते हैं। और इसे हम कहते हैं बेटा कि ये जो कर्नेल्स हैं, कर्नेल्स आर अवेलेबल इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद है, समझ रहे हैं, मतलब समुद्र है इलेक्ट्रॉन्स का जिसमें ये पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस जिसे हम कर्नेल्स कह रहे हैं ये मौजूद हैं। सो सबसे पहला प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मेटालिक बॉन्डिंग का होगा वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बीच में जो मौजूद हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। सो आपका पहला आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे हम चलते हैं। According to the qualitative idea of the free electron model, electrons in a metal, तो किसी मेटल में इलेक्ट्रॉन दरअसल कहाँ होते हैं? दरअसल वो आसपास घूमते हैं और मूव करने के लिए फ्री होते हैं, तभी तो मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो पाता है। अभी मैंने आपको इस कंसेप्ट को इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आसपास मौजूद है और वो फ्री है मूव करने के लिए, वो आसानी से मूव कर सकते हैं और तभी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी मेटल में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज टिपिकली अ सेमीकंडक्टर। तो आपको याद होगा जर्मेनियम और सिलिकॉन जिसके ऊपर डोपिंग करके पीएन जंक्शन डायोड्स बनाए जाते थे और उन्हीं डायोड को आज लाइट एमिटिंग डायोड में इस्तेमाल किया जा रहा है। यस, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलेटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। इंसुलेटर्स कैसे उनकी पहचान होगी? दरअसल आप समझते हैं इंसुलेटर का मतलब है जो करंट फ्लो ना होने दे। यस, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो हो उसे हम इंसुलेटर के तौर पर जानेंगे। इसमें हम आते हैं वीक केमिकल फोर्सेस के बारे में, जरा हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जरा इसको भी देखते चलिएगा। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्शन बिटवीन
टेम्पररी डायपोल्स इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझाया गया है आपके चैप्टर्स में, जहां पर आपको बताया जाता है वीक वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में। वैंडरवॉल फोर्सेस के बारे में जब बताया जाता है कि टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है किसी मॉलिक्यूल के बीच में, टेम्पररी डायपोल क्रिएट होता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? तो आप इस चीज को आपको पता है, इसे हम इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस, और इसी को हम वैंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं, वैंडर वॉल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली इंड्यूस्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस आर अ टाइप ऑफ वैंडर वॉल फोर्स। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। What is the primary force involved in ion dipole interaction? आयन डायपोल इंटरैक्शन, अब ध्यान समझिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है और एक पॉजिटिव आयन इसके करीब आता है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करने का प्रयास करेगा, और इस तरफ ये डेल माइनस क्रिएट कर देगा, इस तरफ डेल प्लस कर देगा। आयन इंड्यूस्ड डायपोल हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे आयन इंड्यूस्ड डायपोल। और अगर आपके पास कोई एक आयन है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो किसी डायपोल के ऊपर जाकर अटैक कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, ये डेल प्लस है, ये डेल माइनस है, यस। तो इस प्रकार के इंटरैक्शन को हम क्या कहते हैं? सो इस चीज को आप समझें, हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आयन डायपोल, आयन डायपोल इंटरैक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। वेयर इज दैट? that is called, it is also actually a type of van der Waal force, it is also actually a type of van der Waal force। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि which of the मैंने आपको पिछली क्लास में, आई थिंक यस, मैंने आपसे पूछा था ये चीज़, हाँ पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि which of the bonding do not requires any involvement of electrons, so that is hydrogen bonding, ठीक है ना। जब भी कभी हाइड्रोजन बेटा किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, आप फोन याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से अटैच होता है, तो ये पोलराइज हो जाने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये डेल माइनस हो जाते हैं खुद और इसको डेल प्लस बना देते हैं। ऐसी स्थिति में ये हाइड्रोजन किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने लगता है और इसे डॉटेड लाइन के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन, और इसी को हम बेटा क्या कह देते हैं बेटा, हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह देते हैं। सो आई होप आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्शन बिटवीन परमानेंट डायपोल्स इन पोलर मॉलिक्यूल्स? अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और उनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है तो दैट इज वेरी इजी, क्योंकि वो डायपोल्स हैं, तो डायपोल्स आपस में, पोलराइज मॉलिक्यूल आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है, दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस, दैट इज डायपोल डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट, the Lennard-Jones C612 formula is commonly used to describe, ये फॉर्मूला किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा? ये फॉर्मूला दरअसल वैंडर वॉल फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको मेरी ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाएं। What type of bond is formed between hydrogen atom and highly electronegative atom such as oxygen or nitrogen? मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में आपको समझा ही रहा था। यस, तो what type of bond is formed between a hydrogen और कोई भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़े, तो ये वाला बॉन्ड तो कोवलेंट ही है। ये वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड है बिल्कुल। पर जब ये पोलराइज हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन अब किसी दूसरे के साथ जब अटैच हो तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? तब हम उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। तो पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन a hydrogen atom and a highly electronegative atom such as oxygen
और नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आप बताएंगे दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डू हाइड्रोजन बॉन्ड्स अफेक्ट्स द बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते हैं बेटा कि H2O एक लिक्विड है, जबकि जबकि H2S एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि सर H2O के बीच में वैंडरवाल फोर्स तो काम करता ही करता है, उसके साथ ही साथ एक वीक वैंडरवॉल फोर्स के साथ ही साथ एक और फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करने लगता है। यस सर, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करने लगता है। यस सर, तो आप इस चीज़ को समझेंगे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट करने लगेंगे, चिपकने लगेंगे, तो इट इंक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन सॉल्युबिलिटी। आइए इस चीज को समझिए, क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलराइज हो गई अगर, तो वो पानी में वो चीज घुलने देगा या नहीं घुलने देगा? अगर कोई चीज पोलर है तो पानी भी पोलर है, और इसीलिए वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। पानी के अंदर उल्टा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई ही जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। In the dissolution process, hydrogen bonding is most likely to occur in which solvent? डिसोल्यूशन प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस सॉल्वेंट में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन आप जानते हो जब वो डेल प्लस बन जाएगा तो किसी न किसी पोलर चीज़ को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा ही करेगा। तो कौन से सॉल्वेंट में होगा? बेसिकली बिल्कुल सही, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में। नेक्स्ट, what type of interaction is responsible for London dispersion forces? Very important, it is also a type of van der Waals force. Yes, so that is induced dipole dipole interaction, that is induced dipole dipole interaction। समझिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में करीब करीब आए तो होता क्या है बेसिकली, कि होगा क्या कि जब ये एटम्स आपस में करीब आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे से रिपेल मारने का प्रयास करेंगे, और जैसे ये रिपेल मारेंगे इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जैसे अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, एक तरफ डेल प्लस हो जाएगा, दूसरी तरफ डेल माइनस हो जाएगा। इस घटना को हम इंड्यूस्ड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं या लंदन फोर्सेस कहते हैं, एंड दे आर द टाइप ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लीस्ट लाइकली टू एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ हो, मैंने आपको फोन का कोड बताया था, मैंने आपको बताया होगा फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जरा देखिएगा किसके किसके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन मौजूद है, हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन मौजूद है, हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन मौजूद है, हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर ये हाइड्रोजन वाला ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि हाइड्रोजन अगर कार्बन से जुड़ा हो तो इस प्रकार की कोई बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलेगी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज द ऑड वन आउट, आपने बहुत आसानी से निकाल लिया, बस फोन वाला कोड याद होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस इन अ मॉलिक्यूल। तो आप इस चीज को ध्यान दें बेटा, ध्यान से समझिएगा कि वैन डर वाल फोर्स जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाएगा, आपके पास इस चीज़ को समझें। फॉर एग्जाम्पल कोई मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, कहीं पर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं। मान लेते हैं हमने कहा C2H6, ये है आपके पास इथेन, हम आगे यहाँ से हमने कर दिया C3H8। तो जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, इन लोग का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जा रहा है, तो इनका बेटा वैन डर वाल फोर्स भी बढ़ता जाएगा, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ता जाएगा तो इनका बेटा क्या होगा, इनका स्ट्रेंथ ऑफ जो वैन डर वाल फोर्स है वो भी बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल फोर्स बढ़ेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ठीक है, चलिए
यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, वो मॉलिक्यूलर, अच्छा मास नहीं दिया गया, वेट दिया गया। तो केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज मानी जाती है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्लियरली यहाँ पर आपका आंसर बनकर आ गया। 16th question, which of the following statement is true regarding induced dipole dipole interaction? इंड्यूस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये कब होगा, ये इंड्यूस हुआ है, मतलब ये बहुत कम समय के लिए आया है, तो दे रिजल्ट फ्रॉम टेम्पररी शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज वेरी वेरी इजी। थोड़ी देर पहले आपको इसको समझा ही रखा है मैंने एक क्वेश्चन के पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the typical order of strength for intermolecular forces from weakest to strongest? तो सबसे ज्यादा वीक वाला कौन सा होगा बेटा, तो यहाँ पर अगर बात कर ली जाए दैट इज डाइपोल डाइपोल, दैट इज डाइपोल डाइपोल। आफ्टर दैट इट विल बी वैंडर वॉल फोर्स एंड आफ्टर दैट इट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज योर द बी ऑप्शन, इज बी ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। In which of the following substance is metallic bonding the primary type of bonding? यहां पर ध्यान से समझे, प्राइमरी मेटालिक बॉन्डिंग यहां पर किस में पाई जाएगी। आप जानते हो सर ये Na+Cl- है, यहाँ पर सर आयनिक बॉन्ड पाया जा रहा है, यहाँ पर H2O है सर, ये देखिए सर इसमें H2O है, यहाँ एक प्रकार से कोवलेंट बॉन्ड भी पाया जाएगा और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाएगी, याद आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। और मीथेन है सर, मीथेन में तो क्या है, ऑब्वियसली सर ये क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं सारे के सारे। कौन से बॉन्ड्स हैं सर, ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। तो सर मेटालिक बॉन्डिंग कहाँ पाई जा रही है, ऑब्वियसली किसमें, मेटल में। मेटल यहाँ पर कौन है, कॉपर है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, what is the primary factor that influence the strength of hydrogen bonding in a molecule? तो सर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किया किसने था, यस सर। तो समझिएगा इस चीज को, कोई ना कोई पक्का वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था जिसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया था, तब हाइड्रोजन ने किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू किया। तो डेफिनेटली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, yes, so this is the correct option, that is the B option is the correct option. So next question पे हम आगे बढ़ते हैं। which of the following substance is an example of insulator? दिमाग लगाएं और आंसर दें। आप जानते हैं सर ग्रेफाइट, बिल्कुल ये ग्रेफाइट बना हुआ है कार्बन से, परंतु फिर भी ये एक्सेप्शनली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पाया जाता है, ठीक है। कॉपर भी आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन सर डोपिंग कर देने पर, इसमें मिलावट कर देने पर ये भी गुड कंडक्टर का काम करने लगते हैं, परंतु जो ग्लास है जो कि सिलिका से बना होता है, बालू से बना होता है बेटा, ये इंसुलेटर होता है। सो आई होप आपको इन क्वेश्चन से आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी और आप इन क्वेश्चन से कंसेप्ट को रिलेट कर पाएंगे। सो अगेन हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस लेक्चर के अंत तक बने रहने का। और अगर आपको ये लेक्चर्स बेनिफिट कर रहे हैं CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त हमारे साथ लग कर तैयारी कर सकें और अपना मनचाहा कॉलेज CUET के माध्यम से प्राप्त कर सकें। मैं हूँ आपका अपना साइंस गुरु और मिलते हैं आपके साथ अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।